नमस्कार साथियों, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। रोज की भांति कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो गई थी किसी कारणवश। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आगामी श्रृंखला आपके सामने उपस्थित है। हो जाओ तैयार, आज की नई आगाज बीएड के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न। कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्न अभी तक करवाए हुए हैं आपके लिए, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपने मित्रों को फायदा हो सके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी लाभ हो सके। चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, यहाँ देखो प्रश्न थोड़ा कट गया है, तो देखो यहाँ प्रश्न क्या लिखा है, देखते हैं। किस वर्ष हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव था। मतलब राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था? तो 14 सितंबर 1949। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेना हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा। चलिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा दिया? अभी जस्ट ऊपर वाले प्रश्न बताया था, हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? राजभाषा। और राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी आयंगर। और इस प्रस्ताव का सर्वप्रथम समर्थन किया था शंकरराव देव ने। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा घोषित हुई, इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। चलिए आगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि है कौन सी? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का उद्भव किससे हुआ? तो यहाँ लिख लेना देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ। क्वेश्चन और वो घुमा के पूछ देता है काफ़ी बार कि भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपि कौन सी थी? देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो अगर क्वेश्चन और घुमा के पूछ दे वो कि भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपि कौन सी थी, तो आंख बंद करके आपको आंसर बताना है ब्राह्मी लिपि। चलिए आगे चलते हैं और समझ लेना। संविधान में राजभाषा को किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि को स्वीकारा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ब्रैकेट में अगर समझने के लिए लिखना चाहो तो संविधान के भाग 17, कौन से भाग? भाग 17, ब्रैकेट में अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक राजभाषा का
वर्णन है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 351 के बारे में लिखना चाहो तो लिख लेना। हिंदी के विकास के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हिंदी के विकास के अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के दिशा निर्देश। क्वेश्चन सीधा घुमा के पूछ देता है कि किस अनुच्छेद के अवरोध होने पर हिंदी का विकास रुक जाता है, तो अनुच्छेद 351। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया, तो पहला राजभाषा आयोग बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में। और ब्रैकेट में यहाँ लिख लेना, पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर थी। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखो ई और री ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं, लेकिन ऊ स्त्रीलिंग नहीं है। जब हमने आपको लिंग पढ़ाए थे उसमें बताया था कि हिंदी वर्णमाला के वर्ण पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ई और री को छोड़कर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो इसके लिए एक तरीका याद करवाया था हमने। के टी एम 2। के का मतलब है कंठ, टी का मतलब है तालब या तालु, एम का मतलब है धन्य, एम का मतलब है मूर्धन्य, डी का मतलब है दंत और ओ का मतलब है ओष्ठ। अब समझो, याद करने के लिए दूसरा तरीका हमने बताया था, कचट तप। चट तप। जो का वर्ग के वर्ण हैं ये कंठ से, चा वर्ग के वर्ण हैं तालव्य से, टा वर्ग के वर्ण हैं मूर्धन्य से, ता वर्ग के वर्ण हैं दंत से और पा वर्ग के वर्ण हैं ओष्ठ से। देखो तालव्य से उसने पूछा है, तो चा छा कहाँ से हो जाएगा? तालव्य से। का कहाँ से? कंठ से। टा ठा टा डा कहाँ से? मूर्धन्य से। पा फा वा मा कहाँ से? ओष्ठ से। आगे चलते हैं। लुंठित वर्ण कौन सा है? तो रा को लुंठित वर्ण कहा जाता है और इसे और समझ लेना, प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंपित वर्ण। तो रा को लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष कौन सा वर्ण? देखो ओष्ठ वाले पूछे तो कौन से होंगे? पाफा वाले होंगे। तो देखो ये पाफा वाले होंगे, तो धा वाला ये कट गया, दा वाला ये कट गया। देखो पा और फा में अब देखते हैं, ओष्ठ ये दो रह गए कि नहीं? स्पर्श व्यंजन है ये दोनों। आगे देखो अल्पप्राण, देखो 1 3 5 अल्पप्राण होंगे कि नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? पा और फा हो जाएगा महाप्राण। आगे चलते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाती है? ऐसी ध्वनि को द्वित्व ध्वनि या युग्मक ध्वनि कहा जाता है। ये प्रश्न दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन आयोग ने इसका आंसर डी माना था। ये प्रश्न दोनों ही आंसर इसके सही है, लेकिन आयोग ने इसे युग्मक ध्वनि माना था। आगे देखो, या किस प्रकार की ध्वनि है? तो देखो या और सा कहाँ से बताई थी हमने? तालव्य से। बताया था
कि यश के तरुआ में मारना है, तो या और सा कहाँ से हो गए? तालब से। आगे चलते हैं। ओष्ठ की दृष्टि से वाह क्या है? देखो वाह के लिए हमने बताया था स्पेशल केस था, या ऑप्शन फिर कट गए हैं, तो वाह के लिए लिख लेना दंतोष्ठ। वाह कहाँ से बोला जाता है? दंतोष्ठ। आगे देखते हैं। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं लगातार प्रश्न, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? देखो कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो विवरण चिन्ह। कौन सा होता है? विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह होता है ये, जैसे मान लीजिए कहीं लिख दिया जाता हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, और ये विवरण दे देता वो कौन कौन से हैं, तो 15 अगस्त, ठीक है, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ये हमारे क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। तो ये चिन्ह कौन सा होता है? विवरण चिन्ह। आगे देखो। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब किसी शब्द पर विशेष बल देना होता है तो वहाँ एक हरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है। कौन सा होता है? एक हरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। और जब कहीं कोई कथन लिखा हो, क्या लिखा हो? कथन लिखा हो, तो वहाँ द्वारा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह थोड़ा देख लीजिए। इस प्रकार जो ये चिन्ह प्रयोग होता है इसे कहा जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और अगर एक बार ये लगा हो तो इसे कहा जाता है एक हरा उद्धरण चिन्ह। आगे चलते हैं। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो आंसर आपको पता ही है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता और पिता के बीच में देखो जब कहीं दो शब्द, जब कहीं दो विपरीत शब्द हों, कैसे शब्द हों? विपरीत शब्द हों, या दो विपरीत जैसे शब्द हों, या दो समान संज्ञा या अव्यय हों, संज्ञा या अव्यय हों, तो वहाँ जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह। इसका अर्थ होता है जोड़ना। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। देखो यहाँ पूछा है वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की त्रुटि हुई है। उसने ये नहीं पूछा है कि कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है, क्या पूछा है? किस विराम चिन्ह की त्रुटि हुई है। देखो उसने मुझसे कहा, जब कहीं ऐसा विराम चिन्ह आता है तो यहाँ किसकी त्रुटि होती है? आपने पढ़े थे इंटर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसका प्रयोग किया जाता था? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ उसने मुझसे कहा के बाद कॉमा नहीं दिया गया है, तो किसकी त्रुटि है? कॉमा की। ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया था। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। आगे देखते हैं। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो संग्राम में सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधान मूल शब्द होगा, तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ई प्रत्यय। आगे देखो। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदा मूल शब्द हो जाएगा,
जिंदा में गी जोड़ने पर क्या बन जाएगी? जिंदगी। आगे देखते हैं, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो गमन में आ जोड़ने पर क्या बन जाता है? आगमन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? तो रसोई में क्या जोड़ने पर क्या बन जाता है? रसोईया। तो ऑप्शन नंबर बी। देख रहे सभी प्रश्न एक से एक जबरदस्त इम्पोर्टेंट है। देखिए, दू काल में कैसा उपसर्ग है? देखो, दू, ये दू उपसर्ग है कि नहीं? और ये दू उपसर्ग होता है हिंदी का उपसर्ग। किसका उपसर्ग होता है? हिंदी का उपसर्ग। लेकिन अगर यही दू में विसर्ग लग जाती तब यही हो जाता संस्कृत का उपसर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? तो ये गमला और आल्पीन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के थोड़े शब्द लिख लो, बेहद इम्पोर्टेंट है। अलमारी, अलमारी आल्पीन गमला लिखे ही है यहाँ। कमीज, पपीता, कमरा, कमरा, कनस्तर, कनस्तर, तौलिया, बाल्टी। ठीक है, ये कैसे शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द हैं। आगे देखो, उसने पूछा है अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो फिर आंसर आपको मिल गया कि नहीं? अलमारी किस भाषा का है? पुर्तगाली। देखो, फ्रांसीसी भाषा के शब्द एक तो देख लो, जैसे पन, कारतूस, कूपन, कारतूस किस भाषा के शब्द हैं? फ्रांसीसी भाषा के शब्द। देखो, डच भाषा के दो शब्द देख लो, जैसे बम, ड्रिल, तुरुप, ये किस भाषा के शब्द हैं? तो डच भाषा के शब्द हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो धड़ाम, धड़ाम शब्द कैसा है? देशज शब्द है। आदमी, औरत, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के? अरबी भाषा की। ये लाश है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाश है, जैसे तुर्की भाषा के अगर शब्द लिखना चाहो तो लिख लो एक दो। तुर्की भाषा के शब्द हैं जैसे दारोगा, और अगर दरोगा बन जाओगे तो शादी हो जाएगी बेगम से, तो बेगम। और अगर दरोगा नहीं बनोगे तो बन जाओगे लफंगा, और अगर लफंगा भी नहीं बन पाए तो घर पे बनाओगे खाना तो कहा जाएगा तुमसे बावर्ची। ये किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के। और जब आप बावर्ची बन जाओगे तो खाना खाने लोग आएंगे तो लोग बैठेंगे जाजिम पर। किस भाषा के शब्द है ये? तुर्की भाषा के। चलिए आगे चलते हैं। संकर शब्द किसे कहा जाता है? दो भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को क्या कहा जाता है? संकर शब्द। आगे देखो, निम्न में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? देखो, शब्द रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। चलिए देखो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। देखो, जैसे रूढ़ शब्द, शब्द यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द।
जिन शब्दों के योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के कोई खंड नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है उसे कहा जाता है यौगिक शब्द, और जो शब्द बहुब्रीहि समास का हो उसे कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। जैसे दूध वाला, जैसे मान ली पील है, ये पील शब्द नहीं होगा, यहाँ पीला शब्द होगा, ये इसके कोई खंड नहीं होंगे, कैसा हो जाएगा रूढ़ शब्द। नैन, इसके कोई खंड नहीं होंगे, कैसा हो जाएगा रूढ़ शब्द। दूध वाला, दूध और वाला दो खंड हो जाएंगे तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द। लेकिन जब चक्रपाणी की बात रही तो चक्रपाणी स्पेशल कहा जाएगा किसे, विष्णु जी को। यहाँ कैसा शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। आगे चलते हैं। बिना समय गमाए हुए सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी आपके लिए प्रश्न चल रहे हैं सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस शब्द के आधार पर मनुष्यता कौन सा भेद है। तो देखो जो मनुष्यता शब्द है यहाँ कौन सा भेद है, तो मनुष्यता में कभी भी मनुष्य से बनती है कि नहीं, तो जब मनुष्य से बनती है मनुष्यता तो यहाँ कौन सा भेद हो जाएगा, ये आप समझ लें। तो मनुष्यता में मनुष्यता में कौन सा प्रत्यय है, तो देखते हैं मनुष्यता में कौन सा भेद है। तो मनुष्य से क्या हो रहा है, भाववाचक संज्ञा, तो कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। तन शब्द का लिंग, देखो हमने लिंग पहचानने का तरीका बताया था, अपना अपनी, तो अपना तन, जब अपना तन है तो कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग। पहचान में देखो शब्द के आगे अपना अपनी लगा के देख लिया करो, ठीक है। से अलगाव का भाव हो जब तो वहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक। अधिकरण में क्या होता है, में और पर। संप्रदान में क्या होता है, के लिए। कर्म में क्या होता है, को। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न कौन से हैं आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग कैसे होता है, सदैव एक वचन में, ठीक है। प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, इन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, सदैव बहुवचन में। आगे देखते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। आगे देखो। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद के प्रकार नहीं है, तो पुरुषवाचक। याद देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। देखो उत्तम में होता है कौन, मैं या हम। कौन होता है उत्तम में, मैं या हम।
मध्यम में क्या होता है? तू या तुम। अन्य में क्या होता है? यह वह। ठीक है, ये कैसे पुरुषवाचक हो जाते हैं? अन्य पुरुषवाचक। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। हमने बताया था कि अगर ये वे से किसी व्यक्ति की जानकारी हो रही हो तो वहाँ पुरुषवाचक हो जाता है, और अगर किसी वस्तु की जानकारी हो रही हो तो वह निश्चयवाचक हो जाता है। आगे देखो, रेखांकित शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा हो? देखो अभी बताया था जस्ट ऊपर कि यह वह में कौन सा हो जाता है? अन्य पुरुषवाचक। सभी प्रश्न बताते रहते हैं हम, कई बार बताए हुए प्रश्न है, अगर आप थोड़ा देखते रहें तो बड़े आसानी से संभव है। सभी आप ये भी देख रहे हैं कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो किसी परीक्षा में नहीं आया हो। ठीक है, हम इसीलिए आपको ये लिखे दिखा रहे हैं कि ये किस परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? देखो अर्चना कैसी है? तो सुंदर है, तो सुंदर कैसा हो जाएगा? विशेषण। और अर्चना की यह विशेषता बताई जा रही है तो अर्चना क्या हो जाएगी? विशेष। अत्यंत सुंदर की विशेषता बता रहा है तो अत्यंत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, रेखांकित शब्द में शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? देखो अगर कैसा कैसी का आंसर निकल रहा हो तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। सेव कैसे लाल होते हैं? सेव कैसे हैं? तो सिंदूरी लाल हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, सेव कैसे हैं? तो लाल है, और लाल की विशेषता बता रहे हैं सिंदूरी, तो यहाँ हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। आगे देखो, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, रेखांकित शब्द में विशेषण का कौन सा उदाहरण है? देखो दूध को नापा या तोला जा सकता है, तो कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाण में भी निश्चित नहीं है तो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे देखो, जो पक्ष के भेद का निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ती रही इसलिए कक्षा में प्रथम आई। देखो उसने अभ्यास किया कि नहीं? तो जब अभ्यास किया तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? अभ्यास बोधक पक्ष। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तो वह पहले वाली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाकर सो गया, वह पढ़कर सो गया। आप चल सकते हैं, देखो आप चल सकते हैं, यहाँ आपकी क्या बताई जा रही है? सामर्थ्य बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि आपसे कहा जा रहा है आप चलिए, तो क्या हो जाता? बाध्यता हो जाती। लेकिन यहाँ को क्या कह रहा है? आप चल सकते हैं, ये आपकी क्या बताई जा रही है? सामर्थ्यता बताई जा रही है। निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। जैसे दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। हमने बताया था जब एक वाक्य में 2 कर्म हो तो वहाँ होती है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म सजीव होता है, दूसरा कर्म निर्जीव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिश्री आज के लिए इतना ही पर्याप्त। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें